PT 365 16 जनवरी की क्लास का क्विज ज्योग्राफी स्टैटिक क्लास नंबर 1986 का क्वेश्चन है कि जैसे जैसे अगर हम ऊपर जा रहे हैं ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ता रहे तो ये किस रीज़न की वजह से होगा। ये टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन का केस है। अर्थ के एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल फिनोमिना है, अगर ये नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। बिल्कुल ठीक बात है, सभी प्लैनेट्स का एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में कुछ पॉइंट सन के काफ़ी पास होते हैं और कुछ पॉइंट काफ़ी दूर होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अर्थ पे सर्दी गर्मी इसी वजह से आती है कि पृथ्वी दूर जाए तो सर्दी आ जाए, पास आए तो गर्मी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। अर्थ के टिल्ट की वजह से होता है। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब अर्थ का टिल्ट है और अर्थ घूम रही है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, इसलिए सीजन्स में चेंज आता है। अगर मान लो अर्थ घूमे ना सन के चारों तरफ, सिर्फ एक ही तरफ रहे, टिल्ट रह के, तो हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहेगी, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज रिलेटिवली डायरेक्टली आएंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में स्लैंट आएंगी। ठीक है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी। लेकिन क्योंकि अर्थ घूमती भी है, इस वजह से जब दूसरी पोजीशन में पहुंचेगी तो यहाँ पे साउथ में गर्मी आ जाएगी, नॉर्थ में सर्दी आ जाएगी। मेंटल प्लूम यूपीएससी ने 2018 मेंस में पूछा था। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कोर से मेंटल के थ्रू कुछ ऐसे फाउंटेन्स निकलते हैं, अगर ये लिथोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे ज्वालामुखी बन जाती है, यानी कि हॉटस्पॉट। इसके बाद अगर ऊपर प्लेट मूव भी कर जाए, टेक्टोनिक प्लेट मूव भी कर जाए, तो भी ये हॉटस्पॉट यहीं पे रहेगा। प्लेट आगे चली जाएगी, जितना फ्लड बेसाल्ट्स बने थे, जितना लावा बिखरा था ज़मीन पे, वो सारा आगे चला जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन फिर भी हॉटस्पॉट यहीं पे बना रहेगा। फिर जो पीछे से और आगे प्लेट आई, उसके ऊपर ज्वालामुखी बनते रहेंगे, तो इस तरह से ज्वालामुखी की पूरी एक श्रृंखला बन जाती है। रीज़न क्या है इसका? मेंटल प्लूम से बना हुआ हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि ये एक स्प्रेडिंग साइट है। यहाँ पे नई बाउंड्री क्रिएट हो रही है, कुछ नई चीज़ क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं और प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही हैं, यानी कि ये सबडक्शन जोन्स होते हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही होती है और इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में है, यानी कि नॉर्मली जब नीचे से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होता रहता है। टेम्परेचर कम क्यों होता है? क्योंकि अर्थ सिर्फ नीचे से हीट होती है, जो भी हवा होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ हीट होती है, ठीक है। और ऊपर जैसे आप जाओगे तो डेंसिटी भी कम होती है, राइट। मॉइस्चर इसका रीज़न नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो आप सोचोगे अच्छा हाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ठंड हो जाएगी, ज़्यादा पानी होगा इसलिए ठंडा हो जाता होगा। नहीं, मॉइस्चर जो है वो बल्कि नीचे रहता है जितनी गैसेस हैं। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर का 99% मास नीचे के 32 किलोमीटर्स में ही रहता है। और ये हमने बाद में भी समझा था, जैसे तवा है ये नीचे से गर्म होगा तो ये जो नीचे का तवा या ज़मीन गर्म हो गई, इससे कांटेक्ट में आने वाली हवा धीरे धीरे गर्म होगी, और फिर जब ये गर्मी ऊपर तक जाएगी तो ऊपर थोड़ी कम गर्मी जा पाएगी, इसलिए जब ऊपर जाओगे तो आपको ठंड महसूस होती है। धरती के जितना पास रहोगे उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। इससे होता है, ये कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। उल्टा क्या हो जाता है? टेम्परेचर इन्वर्जन, जिस केस में धरती अचानक से बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए धरती के आसपास की हवा भी ठंडी हो जाती है, लेकिन ऊपर की हवा अभी भी गर्म है। तो उस केस में जब नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको गर्म हवा मिलेगी, वो टेम्परेचर इन्वर्जन का केस होगा। मोस्ट मैग्मास आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रिंसिपल गैसेस। ये भी ठीक बात है, ज्वालामुखी में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तीसरा कहता है कि बेसाल्टिक मैग्मा ज़्यादा गर्म होता है। बिल्कुल ठीक बात है, सिलिकिक मैग्मा के मुकाबले। एंड सिलिकिक मैग्मा मतलब एसिडिक मैग्मा की बात हो रही है, जिसमें सिलिका ज़्यादा होता है। चौथा सेंटेंस ये कह रहा है कि मैग्मा जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जमा हो जाता है तो उसको डाइक कहते हैं। ये चीज़ गलत है। मैग्मा जब
हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है तो उसको सिल बोलते हैं, वर्टिकल पोजीशन में होता है तो उसको डाइक बोलते हैं। तो 1 2 3 में कंफ्यूज हो भी जाओ तो भी 4 को एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा 1 2 एंड 3। क्या आपको पता है कि आप भी उतने ही अमीर हो जितने अंबानी या टाटा बिरला हैं? वो कैसे? क्योंकि भगवान ने पैसे में शायद थोड़ी सी पार्शियलिटी करी हो, लेकिन टाइम में कोई पार्शियलिटी नहीं करी। भगवान ने अगर आपको दिन में 24 घंटे दिए हैं तो अंबानी अदानी को भी एग्जैक्टली 24 घंटे ही दिए हैं। इस 24 घंटे की अहमियत समझो। दिन का एक एक मिनट यूज़ करो। यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ते ही रहोगे सिर्फ। कुछ भी करो, चाहे थोड़ी देर मूवी देख लो, टहलने चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो, वो भी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। लेकिन यूज़ करते रहो हर टाइम को, खाली मत बैठो। टाइम को अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो आप कल को पैसा कमा सकते हो, इस अटेम्प्ट नहीं तो अगले अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ बन सकते हो, लेकिन जो टाइम चला गया लिटरली ये कभी भी वापस नहीं आ सकता। आप कितने बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाओ, कितने अरबपति बन जाओ, आपको हमेशा दिन में 24 घंटे ही मिलेंगे। इसका सदुपयोग करना सीखो। आईएएस बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, तब भी दिन में 24 घंटे ही मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट अभी सीखो, डोंट डिले इट। और टाइम मैनेजमेंट सीखने का बेस्ट तरीका होता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी भी चीज़ में यूज़ करो, चाहे घूमने फिरने में यूज़ करो, टहलने में यूज़ करो, लेकिन यूज़ ज़रूर करो। कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो रहा हो, या आपकी हेल्थ बन रही हो, या आपको कोई नई नॉलेज मिल रही हो, बट वेस्ट मत करो टाइम को।